तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पढ़ लिया था, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पढ़ लिया था, लिफ्ट में मास वेट सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम उसके अगले पार्ट को देख रहे हैं जिसमें हम प्लेनेट की बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे, उसके बाद में हम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट की बात करेंगे, ग्रहों से संबंधित केपलर ने नियम दिए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर लगा लीजिए क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रहों और उपग्रहों से संबंधित है ना। क्वेश्चन आपके पास बनना ही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्रह से, प्लेनेट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेनेट से। तो प्लेनेट हमारे पास में क्या होता है? प्लेनेट के सूर्य के चारों ओर जितने भी हैवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं वो जो चक्कर लगाते हैं उनको प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कितने टोटल प्लेनेट हैं? तो आप बोलेंगे 8 प्लेनेट है। ठीक है, पहले 9 थे। प्लूटो प्लेनेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब वो उस प्लेनेट के लिए जो कंडीशन है, जितना उसका साइज होना चाहिए उससे छोटा है प्लूटो का, तो उसको हटा दिया था 2004 में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्लेनेट हमारे कितने हैं? 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान, ये तो आपको सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पिंड, खगोलीय पिंड, उनको क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं, यानी कि ग्रह बोलते हैं। 8 ग्रह है। अब ग्रहों की बात निकली, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वीनस है, यानी कि इसको शुक्र कहा जाता है सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो गुरु है, यानी कि बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है अभी शनि के पास है। सैटेलाइट मतलब कि प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट जो सबसे ज़्यादा है वो शनि के हैं। ठीक है, इसके बाद में शुक्र जो है वो अपनी धुरी पे उल्टा घूमता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी कुछ चीज़ें हैं ये जो जियोग्राफी की, ये कुछ याद रखनी है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम पे आ जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है। केपलर के नियम यानी कि केपलर्स लॉ। केपलर ने क्या किया? जो सैटेलाइट है उससे रिलेटेड लॉ दिए। तो केपलर ने कितने नियम दिए? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो केपलर के 3 नियम थे। ठीक है, 3 नियम थे। बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि आपको वहाँ लिखना तो है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो वो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट है सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस देखते जाइए। तो केपलर के नियम की बात करें तो केपलर ने 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ में उसने ये बताया, पहले ये एजम्पशन था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, जो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो एक सर्कुलर पाथ में लगाते होंगे, पहले ऐसा एजम्पशन था। तो केपलर ने क्या बताया? नहीं भैया, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो एक इलेप्टिकल पाथ में उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इलेप्टिकल मतलब ये इलिप्स होता है, इस तरह से इलिप्स बनता है, और इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक इधर की साइड हो सकता है और एक फोकस इधर की साइड होता है। तो पहले नियम में, केपलर के पहले नियम में उसने ये बताया, केपलर ने, कि सूर्य की परिक्रमा जो ग्रह कर रहे हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं कर रहे, वो एक इलेप्टिकल पाथ में ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, और उस इलिप्स के एक फोकस पे, किसी भी एक फोकस पे आप बोल रहे हैं कि सन है, एक फोकस पे क्या है हमारा? सन। एक फोकस पे सन है, और इस तरह से ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में, लेकिन ऑर्बिट कैसा है? इलेप्टिकल है, अलग अलग ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम केपलर ने ये बताया, तो पहला नियम तो ये हो गया, इलेप्टिकल पाथ में परिक्रमा कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? एक फोकस पे सन है, बस इतना। दूसरा नियम अगर देखें तो दूसरा लॉ केपलर ने ये बताया कि जो एरियल वेलोसिटी है, ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है। अब ये समझ में नहीं आया? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट, मतलब ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है। ये सेकंड लॉ है। अब इसको भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। क्या है एक्चुअल में? जैसे ये ग्रह गति कर रहा है, लेट सपोज ये एक ग्रह है, ये एक प्लेनेट है। अब ये प्लेनेट यहाँ था और लेट सपोज t1 समय लिया इसने यहाँ से यहाँ तक आने में, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ये ग्रह यहाँ था और यहाँ उठ के आ गया, और यहाँ से यहाँ तक आने में t1 समय लिया। फिर क्या हुआ? एक ग्रह की 2 पोजीशन और ले लेते हैं। एक ये यहाँ, पहले यहाँ पे था, ये पोजीशन A है ग्रह की, ये B है, ये ग्रह की C है पोजीशन, और ये D है। ठीक है, तो ये C से D तक आने में इसको समय कितना लगा? t2। अगर मैं
इस पर्टिकुलर पॉइंट से सन से इसकी डिस्टेंस देखूँ तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को मैं मिला देता हूँ। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को भी मैं मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर ये T1 समय में इतना चला है, T1 समय में इतना चला है और T2 समय में इतना चला है, तो एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। मतलब अगर समय अंतराल की बात करें तो लेट सपोज ये ग्रह की पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गई 10 दिनों में, और ये भी ग्रह की पोजीशन 10 दिनों में, तो अगर समय सेम रहे 10-10 दिन, तो मैं बोलूँगा कि जो एरियल वेलोसिटी है ये चलने की वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब ये जो एरिया कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक उतने समय में, जितने समय में यहाँ एरिया कवर किया है उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पोजीशन आई, तो यहाँ भी वही एरिया कवर करेगा। दैट इज़ कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय चाल जो होती है वो नियत होती है ग्रहों की। ये दूसरा नियम है किसका? केपलर का। और तीसरा नियम क्या है केपलर का? तीसरा नियम केपलर ने ये दिया कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। अब जरा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आर का मतलब होता है सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, आप बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ सेमी मेजर एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, आर का मतलब। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टी का मतलब होता है आवर्तकाल। तो थर्ड नियम क्या बना कि आवर्तकाल का जो वर्ग है, आवर्तकाल, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मैं बताऊंगा सब, 2 मिनट धैर्य रखिए। टाइम पीरियड, और यहाँ पे क्या हो गया? आर मतलब रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, आवर्तकाल की बात की जाए, तो ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कहा जाता है। तो केपलर के थर्ड लॉ में उसने ये बताया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो ग्रह से सूर्य की जो दूरी है, ग्रह से सूर्य की जो औसत दूरी है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि आवर्तकाल का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस है, ये इलेप्टिकल पाथ की जो सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो सीधे सीधे आपको 3 नियम ध्यान रखना है। तो पहला नियम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम क्या है? सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो एक इलेप्टिकल पाथ में लगाते हैं। ठीक है, और उसके एक फोकस पे सन होता है। दूसरा नियम क्या है कि सूर्य पे की जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं उनकी क्षेत्रीय चाल नियत होती है, मतलब कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। थर्ड आपका पॉइंट क्या है कि जो टाइम पीरियड ग्रह जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस पाथ की सेमी मेजर एक्सिस के। आई होप ये तीनों नियम केपलर के समझ में आ गए होंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो ये तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सैटेलाइट पे। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ उपग्रह के बारे में। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में। तो देखिए सैटेलाइट क्या होते हैं। तो सैटेलाइट अगर बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है जिसे हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो अब बताइए प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है। तो प्राकृतिक उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा हमारा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। तो वे खगोलीय पिंड, वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो नेचुरल है और वो किसी प्लेनेट के रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, और उनको ही नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, मतलब प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। अब अगर बात करें तो हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फैक्ट में बताऊंगा जहां से बनते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? ऐसे सैटेलाइट जिनको हम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है कृत्रिम उपग्रह। तो हम पृथ्वी की सतह से इन्हें स्पेस में क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कितने ही सैटेलाइट हमने श्री हरिकोटा से, PSLV से लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम जो पृथ्वी की सतह से रॉकेट के माध्यम से जो सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में फिक्स कर देते हैं ऊपर, जो पृथ्वी की परिक्रमा ऐसे करता रहता है, उन सैटेलाइट को जो हमारे मानव द्वारा निर्मित है उनको कृत्रिम सैटेलाइट कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसके भी 2 केस होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम 2 केस को पढ़ेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। पहला कौन सा होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को हिंदी में कहा जाता है भू समतुल्यकाली सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। तो थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा उल्टा नाम है, ध्यान रखिएगा। भूतुल्यकाली उपग्रह, तो भूतुल्यकालिक उपग्रह जो होता है उसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। पोलर सैटेलाइट को ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। अभी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे। अब ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, लेट सपोज कि ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी सतह से आपने एक सैटेलाइट को छोड़ा, अब ये सैटेलाइट यहाँ पे आ गया। लेट सपोज ये सैटेलाइट है एस। अब ये सैटेलाइट भी पृथ्वी की सतह के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाना शुरू करेगा। तो जिस ये एक्सिस है पृथ्वी की, तो ये जो पृथ्वी है जिस स्पीड से अपनी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्यूशन कर रही है, लेट सपोज ये ऐसे रिवॉल्यूशन कर रही है और 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, ऐसे एक्सिस पे 24 घंटे में एक बार घूम जा रही है, तो ये सैटेलाइट भी इसके साथ साथ क्या करेगा, 24 घंटे में एक बार घूम लेगा। तो क्योंकि ये पृथ्वी की जो एक्सिस पे घूर्णन गति है उसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, उसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, यानी कि उसके साथ तुल्यांकित कर रहा है अपने आप को, मतलब कि एडजस्ट कर रहा है, उसी की स्पीड में घूम रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, यानी कि भू तुल्यांकित उपग्रह कहते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होता है इसका एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि भू स्थैतिक उपग्रह। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पे इंडिया की पोजीशन है, यहाँ पे इंडिया की पोजीशन है। अब इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, तो इंडिया तो क्या चाहेगा कि मेरा जो एरिया है उसके ऊपर ये सैटेलाइट सर्वेलेंस करे। तो अगर ये सर्वेलेंस करना ये चाहेगा तो ये जो सैटेलाइट होगा ये हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज कर दूं अर्थ की रोटेशन से, इस सैटेलाइट का रोटेशन अगर सिंक्रोनाइज हो जाए उस ऑर्बिट के अंदर, तो ये जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी, लेट सपोज घूमती जाएगी, सैटेलाइट भी उसके साथ घूमता जाएगा। और लेट सपोज इंडिया यहाँ है तो सैटेलाइट भी ऐसे ऐसे उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस टाइप का जो केस होता है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी यानी भूस्थैतिक सैटेलाइट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी, पोलर सैटेलाइट के बारे में भी, जहाँ से प्रश्न आते हैं उन फैक्ट्स की एक एक करके हम चर्चा करते हैं, ठीक। देखिए अब हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक पोलर सैटेलाइट के। अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये आप देखिए अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्वेटर है। तो यहाँ से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और यहाँ पे कहीं ये स्टैब्लिश होता है और इस तरह से ये पूरा सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन लगाता है अर्थ के। तो ये होता है जियो सिंक्रोनस, या फिर मैं बोलूँगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इसी तरह से होता है। तो अल्टीमेटली स्पेशल केस है एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है एक स्पेशल केस होता है। इस स्पेशल केस में क्या रहता है, सैटेलाइट उस सरफेस के ऊपर ही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है इसको अगर देखें तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, अर्थ के बाहर मोशन करता है। मतलब ये जो ऑर्बिट इसका फिक्स होता है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, मतलब ये अर्थ के मोशन के साथ में सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है वो सिंक्रोनाइज होता है अर्थ के मोशन के साथ में। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये अर्थ के ऊपर हमने लॉन्च किया, यहाँ से आपको बता ही दिया। अब इसमें जो हाइट रहती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की जो हाइट रहती है, जो हम कितनी डिस्टेंस पे लॉन्च करते हैं, तो वो डिस्टेंस जो रहती है वो 36,000 किलोमीटर। देखिए काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, 36,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स उसके ऑर्बिट रहते हैं। तो ठीक है, 36,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स उसके जो है ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करते हैं हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को। उसके बाद में पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो रहता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का वो 24 आवर रहता है। मतलब कि एग्जैक्टली जो अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उससे मैच होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करूं तो ये जो है स्टेशनरी दिखाई देते हैं। मतलब कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो अर्थ से देखेंगे तो हमेशा स्टेशनरी दिखाई देगा सैटेलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या क्या काम के लिए यूज़ करते हैं, क्यों हम इसको लॉन्च करते हैं। तो टीवी प्रोग्राम का जो टेलीकास्ट होता है उसको करने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हम हेल्प लेते हैं। उसके बाद में वेदर फोरकास्ट, वेदर के बारे में जानकारी, मौसम की जानकारी को पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में प्रिडिक्शन, यानी कि पहले से ही जो आपदाएं आती हैं उनकी प्रिडिक्शन करने के लिए, उनकी पता लगाने के लिए कि कब आने वाली है, उसके लिए जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का हम प्रयोग करते हैं। दैट इज़ आपदा कैसी हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, ऐसे ही ड्रॉट्स हो सकते हैं, मतलब सूखा, बाढ़ और ये सारी चीज़ों को
प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं पोलर सैटेलाइट की। तो पोलर सैटेलाइट की बात करूं तो ये देखिए, ये अर्थ है और मैंने बोला ये इक्वेटर से जो अपन ने सैटेलाइट लगाया था ये कैसा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस। लेकिन अगर मैं सैटेलाइट कोई ऐसे लॉन्च कर रहा हूँ अर्थ की सरफेस से इस तरह से, और वो क्या कर रहा है, अर्थ के ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो इस सैटेलाइट को हम बोलेंगे पोलर सैटेलाइट, ठीक है। और जो पोलर सैटेलाइट होता है वो हम काफ़ी लो डिस्टेंस में, मतलब लो हाइट पे अर्थ की फील्ड के बाहर हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो इसकी जो रिवॉल्यूशन रहता है पोलर सैटेलाइट का, वो एक पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। पोलर ऑर्बिट का मतलब ये इस तरह से ऑर्बिट है ना। और इसका जो अगर ऑर्बिट की बात करें तो लगभग ये 800 किलोमीटर हाइट पे हम इसको लॉन्च करते हैं। इसकी हाइट देख रहे हैं आप 36,000 किलोमीटर। लेकिन इसको कहाँ, कितनी हाइट पे लॉन्च करेंगे हम, कितनी डिस्टेंस पे लॉन्च करेंगे, लगभग 800 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखिए 36,000 किलोमीटर से 800 किलोमीटर काफ़ी कम है। तो 800 किलोमीटर काफ़ी कम है, तो इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। मतलब ये 84 मिनट में, अप्रॉक्स 84 मिनट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है पोलर सैटेलाइट। तो आई होप इतनी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस सैटेलाइट को जो इंडिया लॉन्च कर रहा है, जो इंडिया इस सैटेलाइट को लॉन्च करता है वो PSLV से करता है, ठीक है। इस PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV से हम लोग पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ऐसे ही ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं इसको GSLV, आपने देखा होगा GSLV Mark 2, Mark 1 इस टाइप से, तो GSLV से हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। ये उन रॉकेट का नाम है जिनकी हेल्प से, जिनके अंदर फिट करके हम सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज GSLV। तो GSLV रॉकेट से लॉन्च होता है, ये PSLV रॉकेट से लॉन्च होता है। पोलर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में हम फिक्स कर देते हैं। इनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 84 मिनट होता है, बहुत कम होता है। 800 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है अर्थ की सरफेस से। इतनी ऊंचाई पे हम इसको लॉन्च करते हैं। इसमें 36,000 किलोमीटर होती है। उसके बाद में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो सैटेलाइट स्टेशनरी दिखाई देते हैं। एक रिवॉल्यूशन करने में अर्थ का 24 आवर लेते हैं, इसीलिए इनको जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। वेदर हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, टीवी टेलीकास्ट वगैरह, इनमें हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ इंडिया के। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम ये इंडिया के PSLV GSLV के फ़ोटो देखते हैं, और जब वो जो लॉन्चिंग होती है ना, मैं लॉन्चिंग मिस नहीं करता। जब भी लॉन्चिंग होती है तो मैं ज़रूर देखता हूँ उसको। मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब ऐसा गर्व होता है कि यार देश के लिए देख के ही अपन सहयोग कर रहे हैं, भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है अंदर से। तो अल्टीमेटली एक गर्व होता है कि अपना इंडिया आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सॉरी इमेज देख रहे हैं। इस इमेज के अंदर देखो आपको एक बड़ा सा ऑर्बिट दिख रहा है, वो ये वाला ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो ऐसे दिख रहा है। और जो एक ऐसे ऑर्बिट दिख रहा है, वो छोटे छोटे ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं कि इतने ही पोलर सैटेलाइट घूम रहे हैं, और पोलर सैटेलाइट भी बने हुए हैं। तो वो जो ऑर्बिट है, आप ये देखिए, ये जो बड़ा वाला ऑर्बिट है ऐसा, ये GSLV का है, यानी कि मैं बोलूँ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इसके अंदर घूमेंगे ऐसे बड़े। और जो छोटा ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरह से कुछ अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, जिसको हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब GSLV और PSLV की फ़ोटो में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे इंडिया का GSLV रॉकेट है, ठीक है, जिससे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। अब देखिए, ये हमारी इंडिया का PSLV रॉकेट है, जिसमें हम पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। आप देख रहे हैं रॉकेट में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सैटेलाइट व्हीकल में ही आपको, लॉन्चिंग व्हीकल में ही डिफरेंस दिख रहा होगा। उसमें ज़्यादा हेवी लोड्स थे और रॉकेट्स ज़्यादा थे और ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, इसको छोटा, ठीक है। तो आई होप ये पर्टिकुलर जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे लास्ट फेज पे आते हैं वीडियो की, और हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में कहा जाता है पलायन वेग, ठीक है। और अगर मैं पलायन वेग की बात करूँ तो क्या होता है, जरा समझिए यहाँ पे। लेट सपोज ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ अर्थ की सरफेस से मुझे एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करना है। अब मुझे पता है कि अर्थ की सरफेस से अगर किसी चीज़ को लॉन्च करना है तो मुझे उसको अर्थ की ग्रेविटी के फील्ड के बाहर भेजना पड़ेगा। अगर मैं उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं भेज पाता हूँ तो वो वापस से क्या हो जाएगा, गिर करके वापस अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो तो क्या होते हैं, बाहर जाके एक ऑर्बिट में फिक्स हो जाते हैं, वो वापस गिर के तो आते नहीं है। तो अल्टीमेटली हमको लॉन्च करना है, तो इसको लॉन्च करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको बाहर की तरफ फेंकना पड़ेगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ अगर फेंके
तो वो रिटर्न नहीं आए, मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर हो जाए अर्थ की, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करना वीडियो को और फिर देखना, समझ आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला बनता है अंडर द रूट 2gr, ठीक है। यहाँ पे g जो है वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और अगर r की मैं बात करूँ तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या है। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिए जहाँ से प्रश्न बन सकता है। वो फैक्ट क्या है? लेट्स सपोज कि ये अर्थ है और इसके ऑर्बिट में एक सैटेलाइट में घुमा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक सैटेलाइट मैंने लॉन्च कर दिया, और वो कौन सा सैटेलाइट है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जो कि अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर इसकी ऑर्बिटल स्पीड को, ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक पर्टिकुलर स्पीड से घूम रहा होगा, जिसको मैं बोलूँगा ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है, जो कक्षीय चाल होती है वो कहा जाता है, ठीक है, कक्षीय चाल। तो ये एक ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटल स्पीड को अगर मैं √2 टाइम बढ़ा दूँ, √2 टाइम्स बढ़ा दूँ, इसका मतलब होता है अप्रॉक्स 41%। अप्रॉक्स कितना? 41%। तो किसी भी सैटेलाइट के ऑर्बिटल स्पीड को अगर मैं अप्रॉक्स 41% से बढ़ा दूंगा, तो ये जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट को एस्केप कर जाएगा, यानी कि ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अर्थ की सरफेस की अगर बात करूँ कि अर्थ की सरफेस से मुझे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकना है ऊपर, तो एस्केप वेलोसिटी होती कितनी, उसकी वैल्यू कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक लास्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे अर्थ की सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको बाहर निकालना है तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वैसे ही अगर मून की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, क्योंकि मून की भी अपनी ग्रेविटी होती है, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब अगर वहाँ पे लेट सपोज आपको एक सैटेलाइट को क्या करना है, लैंडिंग करवानी है, तो वहाँ पे आप पैराशूट से लैंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, खुलेगा ही नहीं पैराशूट। इसीलिए हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी अभी किसकी? चंद्रयान की, जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई, अगली बार पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मून की सरफेस से अगर आपको एस्केप आउट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? इसका कारण आप मुझे बताइएगा। इसका कारण मैं ही बता देता हूँ, चलो ठीक है। क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है। कितनी कम है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1/6 है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।